चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था लुसेंट का। लुसेंट को हम पेज 1 से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ेंगे और वो भी 2 महीने के अंदर में। लगभग 60 वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जिस 60 वीडियोस में पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरे लुसेंट को। और हमने ये कोरिलेशन मेथड से स्टार्ट किया है। बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें केवल रीडिंग कर दिया जाता है और या समझा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें क्या एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है कहीं से लुसेंट, तो आप ये वीडियो आराम से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे का वीडियोस को कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कोई भी चीज हम पहले पढ़ करके और उसको समझाएंगे भी, और जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को हम कोरिलेशन मेथड से याद भी करने का तरीका बताएंगे आपको। जैसे ये है ना कि जोखे में कौन सा बर्तन पाया जाता है, कौन से कलर का, तो लाल। तो जोखे से आप याद रखिए कि जख्म में क्या होता है, लाल हो जाता है। कहीं भी जख्म मतलब कट जाता है तो लाल, वहां पे जैसे ब्लड वगैरह दिखने लगता है, या वहां पे छिल जाता है तो लाल दिखता है। तो इस तरह से हम सारे वीडियो मतलब पूरे जो भी लुसेंट को पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें काफी सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं। तो फैक्ट्स को याद रखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो वो फैक्ट्स का याद कराने का मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा एक बार वीडियो को देखना है और फिर एक बार खुद से लुसेंट के जो पेज बाई पेज है, जो भी हमने पढ़ाया रहेगा, जैसे 4 से 5 पेज एक दिन में हम पढ़ाएंगे एक वीडियो में, तो उसको बैठ करके आपको तसल्ली से पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको उसके बाद उसको रीडिंग डालना है। और जो हमने फैक्ट्स को याद करने का कोरिलेशन मेथड बताया था, वो कोरिलेशन मेथड को उस समय देखना है कि मुझे दिमाग में ये याद रह रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो डाला जा चुका है, वो इतिहास का स्रोत का है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके बाद से अब इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें प्रागैतिहासिक काल से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक को शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आध ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्ट्री, या इतिहास 3 भागों में किया गया है। तो देखिए, अगर इतिहास को हम देखते हैं तो 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भाग में जैसे आपका पहला जो हो गया ये प्री, प्रोटो, उसके बाद ये हिस्ट्री। तो प्री मतलब क्या हुआ, जैसे प्री का मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, और प्रोटो में क्या हुआ कि लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन हम लोग ने उसे पढ़ नहीं पाया है। तो प्री में क्या हुआ, जितना भी आपका लिथो से रिलेटेड, जैसे पाषाण से रिलेटेड जो भी काल था, वो प्री में आता है। प्रोटो में कौन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उसमें जो है काफी कुछ लिखा हुआ है चित्रात्मक तरीके से, उससे हमने पढ़ नहीं पाया, लेकिन लिखा हुआ तो है ही। तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। और हिस्ट्री किसको बोलते हैं, जो भी लिखा हुआ साक्ष्य है हमारे पास, किसी भी भाषा में लिखा हो और उसको हम पढ़ भी पाए हो, जैसे पाली भाषा में लिखा हो या प्राकृतिक भाषा में लिखा हो, या जैसे भी जो भी भाषा में लिखा हो, फारसी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, जो भी लिखा हो। अगर अभी भी जो हिंदी में लिखा हुआ रहता है कोई भी चीज, अगर 10 साल या 100 साल के बाद, अगर जो आज का जो दस्तावेज जो है इंडियन गवर्नमेंट का, वो 100 साल के बाद यही हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में किस चीज को डालते हैं, तो हिस्ट्री में वो ऐसे चीज को डालते हैं जो लिखित प्रमाण है और उसको हम पढ़ पाए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जैसा हमने बताया ही अभी कि लिखित विवरण नहीं है उनका, तो जैसे लिखित विवरण अगर नहीं है तो प्रागैतिहासिक। अधैतिहासिक किसको बोलते हैं, अधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो देखिए, लेखन कला तो है लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, लिखित रूप में उपलब्ध भी है और हम पढ़ भी पा रहे हैं उसे, तो उसको हम इतिहास काल में रखते हैं, इतिहास में रखते हैं। ठीक है, आगे है कि ज्ञानी मानव होमो सेपियंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे भुलावट का, तो होमो सेपियंस धरती पे कब आया था,
तो 40,000 वर्ष पूर्व ये मतलब यहाँ पे आए हुए थे होमो सैपियंस। मतलब वो जैसे पहले हम लोग जैसे हमारा जो गिबन होता है, गिबन था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें मॉडिफाई हुआ, मतलब जो लंगूर वगैरह होते थे उसमें जैसे जैसे मॉडिफाई हुआ, उसके बाद होमो सैपियंस हुआ, जो जिसको ज्ञानी मानव बोलते हैं। वो सब कुछ सोचने समझने का उसके अंदर में विकास हो चुका था। उससे पहले अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जो खंड है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मालवा संस्कृति का जो बर्तन है वो काला या लाल है, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? जैसे लावा जो रहता है, लावा जो निकलता है भूकंप में, तो लावा क्या होता है कि जब आग का गोला रहता है उसमें से निकलता है तो लाल दिखता है, उसके बाद वो जब ठंडा पड़ जाता है तो काला हो जाता है। तो लावा से याद रखेंगे मालवा, मालवा से याद रखेंगे लावा, लावा काला और लाल होता है। बुर्ज होम, होम से याद रखेंगे इसको। जैसे होम घर जो बनता है किस कलर का बनता है? सीमेंट का, सीमेंटेड रहता है, बाद में ना हम उसको पेंट करते हैं। लेकिन अगर जब घर बनता है और उसको प्लास्टर कराते हैं तो वो सीमेंट का कलर दिखता है, काला टाइप का, जो स्लेटी कलर होता है। तो धूसर कलर जो होता है स्लेटी ही होता है, ठीक है। तो बुर्ज होम का कलर जो रहेगा, होम जो घर बनता है वो स्लेटी कलर का ही बनता है, जो प्लास्टर करके जब दिखेगा तब। तो धूसर कलर, आपको मालूम होगा कि धूसर कलर स्लेटी कलर को बोलते हैं। जोखे से हमने पहले ही बताया कि जख्म से रिलेट करके करेंगे, तो जख्म जो रहता है लाल होता है। उसके बाद दक्षिण नवपाषाण काल, दक्षिण नवपाषाण काल को याद रखेंगे कि दक्षिण नवपाषाण से हमें नहीं लेना देना, केवल दक्षिण से याद रखें। साउथ में जो भी औरतें साड़ी पहनते हैं, या मतलब जेंट्स जो अपना वो लुंगी वगैरह जो पहनते हैं व्हाइट कलर का, उसमें देखिएगा कि पार लगा रहता है वो किनारे में, वो चमकीला रहता है। या ये सभी याद रख सकते हैं कि दक्षिण में जितनी भी औरतें साड़ी पहनती हैं, कांजीवरम सिल्क वगैरह जो रहता है वो सिल्क चमकीला रहता है। तो चमकीला धूसर से याद रखेंगे, दक्षिण में चमकीला धूसर है। पूर्वी नवपाषाण, पूर्वी से हम याद रखेंगे, जैसे पूर्वी आपका स्टेट में, जैसे पूर्वी में आपका वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो बर्तन यूज करते थे पहले, या अभी भी जो मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, कैसा यूज करते हैं? भूरा लाल कलर का रहता है हमारा। तो पूर्वी से याद रखेंगे आपका बिहार वगैरह का में कैसा यूज होता है कलर, बर्तन कैसा यूज होता है मिट्टी का, तो भूरा। तो इससे आपको याद हो गया रहेगा। आपको केवल एक बार देखना है कोरिलेशन मेथड को, और बाद में आपको एक बार उसको रिवाइज कर लेना है, और बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा आपको दिख जाएगा आंसर। अब देखिए, पूरा पाषाण काल से शुरुआत करते हैं। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पाषाण काल उसको बोलते हैं जैसे जिस काल में ये क्या कहते हैं, पत्थर का यूज होना शुरू हो गया था, उसको पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण का मतलब ही होता है स्टोन एज। और ये स्टोन एज कब तक चलेगा? तो स्टोन एज या पूरा पाषाण काल कब तक चलेगा? जब मानव धातु का यूज करना शुरू ना कर दे। तो अगर ऐसा देख रहे हैं, जैसे अगर यहां से जब स्टार्टिंग पीरियड से ही अगर हिस्ट्री को देखते हैं, तो कोई एक ऐसा पीरियड होगा जहां से लोहा का शुरुआत, मतलब लोहा का रहे हैं, ये धातु का यूज होना शुरू हो गया होगा। तो उसको धातु का जहां से यूज होना शुरू हो गया, उसको ब्रॉन्ज पीरियड कहते हैं। इसके बाद वाला काल ब्रॉन्ज पीरियड होगा, जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा भी काल होगा कि लोहा यूज करना शुरू कर दिया होगा लोग, धातु में ब्रॉन्ज पहले यूज होना शुरू हो गया, उसके बाद हम लोहा यूज करना शुरू कर दिए। तो 1000 माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है कि इसके बाद लोहा का यूज शुरू हो गया। कहीं कहीं पे 600 भी माना जाएगा, जैसे महाजनपद काल जब शुरुआत हुआ। तो 1000 के बाद का काल जो रहेगा ये आयरन एज का है, ठीक है, आयरन एज। यहां इसके 2000 से लेकर के 1000 के बीच में इसको बोलेंगे आपका ब्रॉन्ज एज, या चाल्कोलिथिक बोल देंगे, ठीक है। ब्रॉन्ज एज या चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इससे पहले जो था, जब से धातु यूज शुरू हुआ, उसको ब्रॉन्ज या चाल्कोलिथिक एज बोलेंगे। इससे पहले का जो था वो लिथिक था। अब लिथिक के बारे में ही 3 भागों में हम लोग अध्ययन के दृष्टि से इसको 3 सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में बांट देते हैं। अब वो 3 भागों को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को ही हम लोग ने 3 भागों में बांट दिया पढ़ने के हिसाब से। तो 20 लाख, अब इसको एक बार देख लेते हैं, मतलब ऊपर से, कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि हम लोगों ने पत्थर का औजार, बड़े बड़े पत्थर का
औजार हम लोग ने यूज करना शुरू किया होगा। और मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि मध्य पाषाण को हम लोग याद रखेंगे माइक्रोलिथिक से, ठीक है। माइक्रोलिथिक मतलब क्या हुआ कि जब बड़ा 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 जो रहता है आपका औजार, उसको हम लोग आपका पूरा पाषाण काल में रखते हैं, और मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जो औजार होते हैं उसको रखते हैं। अब बाकी नौ पाषाण काल इसलिए नौ कहा जाता है, जब आदमी कृषि करना शुरू कर दिया, उसके बाद आदमी अस्थायी तरीके से रहना शुरू हो गया, तो वो नया कार्य होना शुरू हो गया, तो नौ पाषाण काल में रखते हैं। तो चलिए अब एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके बाद उसको समझाते हैं, और जहां पे फैक्ट्स होगा याद करने का याद भी करा देंगे। देखिए, जैसे यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। तो जो भी कहानी जो हुआ था वो 99% इसी काल में हुआ था। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल से पूछता है क्वेश्चन। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव होना शुरू हो गया उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के औजार, पाषाण औजार जो थे, आमतौर पे बहुत छोटे, मतलब इन्हें बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। लकड़ी के मुठे लगा हंसिया आरी जैसे औजार मिलते हैं इस काल में। तो मध्य पाषाण काल जो है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसमें जो है माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे औजार मिलना शुरू हो गए थे। तो देखिए, जैसे अगर जैसे बड़ा यहाँ पे कोई चीज मिल रहा है बड़ा बड़ा, तो इसको हम पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल बोलेंगे। उसके बाद जब एक समय आया होगा कि जैसे छोटा हथियार छोटा हो गया होगा, शार्प हो गया होगा एकदम, उसके बाद वो इजी टू हैंडल हो गया होगा, उसको चलाना आसान हो गया होगा, तो उसको भी तो बाइफर्ट कट करेंगे, तो उसको मिसोलिथिक या मध्य पाषाण काल में रखते हैं। नौ पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 12,000 से जैसे 10,000 वर्ष पहले से लेकर के जब तक धातु का हम लोग ने यूज नहीं शुरू किया तब तक माना जाता है नौ पाषाण काल को। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। अब कब तक चलती है? जब हम लोग ने धातु यूज नहीं करना शुरू कर दिया। तो एक संक्रमण पीरियड आया होगा जब हम लोग धातु भी यूज करते होंगे और पत्थर भी यूज करते होंगे, तो या दोनों मिला करके यूज करते होंगे। जैसे धातु का वो आपका जो रहता है, जैसे कुल्हाड़ी में रहता है ना, ये कुल्हाड़ी में ऐसे लगा रहता है, तो ये कुल्हाड़ी का ये वाला जो रहता है ये धातु का यूज होने लगा होगा, और ये पत्थर का यूज होने लगा होगा, ये पकड़ने वाला जो हैंडल होता है। तो इसी को चाल्कोलिथिक कहना शुरू कर दिया हम लोग, जिसमें चाल्को मतलब ये आपका ब्रोंज वगैरह यूज करना शुरू कर दिया और लिथिक भी यूज करना शुरू कर दिया, मतलब पत्थर भी यूज करना शुरू कर दिया। तो पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। तो वो लोग शिकार को पूरे हर्षोल्लास से करते थे और खाने के लिए भी करते थे, लेकिन उसको मन से करते थे, ठीक है। अगला है कि जैसे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वह पहिए का नौ पाषाण काल में हुआ था। देखिए, आग का आविष्कार जो है, आग पहले से ही जानकारी था लोगों को, लेकिन उसका यूज बाद में करना शुरू किए होंगे। लेकिन आग का आविष्कार अगर पूछे आपसे तो पूरा पाषाण काल में ही आग का यूज हो गया था। और पहिए का आविष्कार अगर पूछे तो पहिए का आविष्कार जितने भी ऐसा कार्य जो हुआ, जैसे जिससे आदमी का जो जीवन था वो अच्छा होना शुरू हो गया, उस सबको हम नौ पाषाण काल में रखेंगे। जैसे नौ पाषाण काल में कृषि शुरू हो गया, जो कि आदमी के लिए सुटेबल मतलब अच्छा था, तो नौ पाषाण काल में रखेंगे। पशुपालन, आदमी को शिकार बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि पशुपालन करने से सब मतलब मीट के जो साधन थे वो आपके मतलब अगल बगल में ही मिल जाता था। तो उसको नौ पाषाण काल में रखेंगे। व्हील जो है, चक्के का आविष्कार जो है सबसे बड़ा आविष्कार है मतलब हमारे मानव सभ्यता के लिए, तो इसको नौ पाषाण काल में रखेंगे। अस्थायी निवास, जो लोग थे पहले घुमंतू हुआ करते थे, कहीं कहीं पे घूम करके शिकार का तलाश में रहते थे या खाने की तलाश में रहते थे, वो शेल्टर
मतलब अपना स्थायी निवास कहीं पे रख करके पानी का जहाँ पे स्रोत था नदी के किनारे अपना रहना शुरू कर दिए। तो उस सबको भी हम लोग नवपाषाण काल में रखते हैं और कृषि को हम लोग नवपाषाण काल में रखते हैं। तो जितना भी कार्य जो था जिससे आदमी सेटल हो पाया कहीं भी, उसको या मानव का जीवन जो था वो अच्छा होने लगा, ठीक है, और सहूलियत होने लगा जिंदगी में, सुख सुविधा होने लगा, तो उसको हम नवपाषाण काल में रखेंगे। तो देखिए जैसे पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, कुरनूल गुफा, राख के अवशेष मिलते हैं। तो राख के अवशेष पूरा पाषाणिक काल में ही मिल रहा था ये। तो पूरा पाषाण कालिक, अब ये याद रखेंगे कुरनूल गुफा से राख का अवशेष मिला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कुरनूल को हम अनल से याद रखेंगे। जैसे अनल, इसको अगर कर्नल, कुरनूल, अनल रह रहा है ना, तो आग को हम अनल बोलते हैं। तो अनल क्या करता है, आग क्या करता है, किसी भी चीज को राख कर देता है। तो कुरनूल को अनल से याद रखेंगे, रिलेट करेंगे, और राख को, तो राख कर देता है अनल, आग किसी भी चीज को राख कर देता है, तो अनल, कुरनूल और राख को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। मनुष्य में अस्थायी निवास का प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो ये तो मालूम ही होगा कि कुत्ता वफादार होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर लोगों का बना था, मनुष्य का। और शेल्टर जो था वो हमने बताया है कि जो भी अच्छा काम हो रहेगा वो सब नवपाषाण काल में होगा। तो अस्थायी निवास नवपाषाण में शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूरा कि अस्थायी निवास कब शुरू हो गया था, कौन से काल में, तो नवपाषाण आपको बताना है। कृषि का कार्य नवपाषाण में, पशुपालन नवपाषाण में, व्हील चक्के का आविष्कार आपका नवपाषाण में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, तो जो कि अतिरपकम से मिला था। तो देखिए तांबा का सबसे पहला जो धातु यूज किया था हमने, लोहा नहीं यूज किया था, तांबा यूज किया था, ठीक है। और तांबा का बना हुआ कुल्हाड़ी मिलता है कहां से? अतिरपकम से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्हाड़ी का अवशेष, कुल्हाड़ी का औजार का अवशेष कहां से मिला है, कौन से स्थल से? तो अतिरपकम से। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे हाड़ी, कुल्हाड़ी में हाड़ी को मतलब रिलेट करेंगे, और पक्कम, अतिरपक्कम में पक्कम को यूज करेंगे। तो हाड़ी में हम लोग पकवान पकाते हैं, पक्कम पकाते हैं, तो कुल्हाड़ी हाड़ी पकाते हैं, अतिरपक्कम से पक्कम पकाते हैं। तो कुल्हाड़ी का अवशेष कहां से मिला है? अतिरपक्कम से। आप इसको रिलेट करके दिमाग में रखिए, और जैसे ऑप्शन मिलेगा आपको याद हो जाएगा, उस समय पता चल जाएगा। कुल्हाड़ी अतिरपक्कम, कुल्हाड़ी हाड़ी, हाड़ी में पकवान पकाते हैं, तो पक्कम कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। तो कृषि को मैंने बता ही रखा है पहले कि नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के किनारे है। तो देखिए मेहर जो रहती है, मेहर को हम ऐसे याद रखेंगे, मेहर बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है अवस्थित है, तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के किनारे है। अब इसको याद रखेंगे मेहर को बिहार में बोलचाल में, भोजपुरी में मेहरारू बोलते हैं, ठीक है, तो या मेहरी बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि मेहरी बहुत बोलती है। किसी की भी पत्नी जो रहती है वो ज्यादा, मतलब जो गलत कोई काम करते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ भी करते हैं तो उसके लिए ज्यादा बोलती है, ठीक है, अपने पति को। तो बोलन बोलती है कौन? मेहरारू। तो मेहरगढ़ कहाँ, किस नदी के किनारे है? बोलन नदी के किनारे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, पहली फसल, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तो इसको अब ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा कि पहला जो फसल उपजाया था लोगों ने, मनुष्य ने, वो गेहूं था, लेकिन यूज किया था क्या? खाने में यूज कौन किया था? चावल यूज किया गया था। अब चावल को पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं और चावल में सबसे पहले लोगों ने खाना क्या शुरू किया था, तो चावल। इसका मतलब ये है कि जैसे लोग पहले फल मूल वगैरह जो तोड़ करके खाते थे, उसी समय जंगली चावल भी हुआ करता होगा, तो उसको लोग खाते होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है कृषि करना प्रारंभ किए थे किस चीज से? गेहूं से। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि पहले जैसे कंदमूल वगैरह जो खाते थे, उसी में जंगली चावल भी उपजता होगा, तो उसको खाना शुरू कर दिए होंगे पहले ही, लेकिन उपजाना बाद में शुरू किए होंगे। पहले उपजाना क्या शुरू किए थे? गेहूं या जौ। अगला है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो आपको मालूम ही होगा कि किसी का भी अगर शादी होगा, मेहरारू आएगी उसके घर,
तो वो कृषि करना शुरू करेगा। तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है, मतलब उदाहरण मिलता है कि वहां पे खेती वगैरह शुरू हुआ था। कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है आपको इसका जानकारी। तो मेहरारू आएगी तो कृषि आदमी करना शुरू कर दिया होगा। कोल्डिहुआ से चावल का अवशेष मिला है, जो कि कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में है। उसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो आपसे अगर पूछता है कि चावल का पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो कोल्डिहुआ। तो देखिए, चावल का जो धान होता है, धान को ओसाने के लिए, मतलब उसको, उसका जो राख, मतलब ये क्या कहते हैं, खाक जो होता है, उसको हटाने के लिए हवा का जरूरत होता है। तो आप इससे याद रखेंगे कि चावल के लिए, चावल को, खरपतवार को अलग करने के लिए आपको हवा की जरूरत होता है। तो हवा, कोल्डिहुआ से हवा रिलेट करेंगे और चावल को रिलेट कर लेंगे कि उसके लिए, धान को ओसाने के लिए आपको हवा का जरूरत पड़ता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिहुआ से। उसी तरह से मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य मिले। तो अगर मेहरारू किसी की आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि अस्थायी निवास भी हो जाएगा, कृषि भी करने लगेगा, वो इंसान सेटल्ड हो जाता है। तो अस्थायी प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो अगर पत्नी आ जाएगी तो उसके लिए खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो खेती हो गया, कृषि शुरू हो गया मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिला है। उसके बाद आपको एक, जो आपका दफनाया गया है कब्र में, वहां पे बकरी भी रखा गया है। तो उस समय पशुपालन भी शुरू हो गया था, तो पशुपालन तो करेगा ही। तो वही बकरी का साक्ष्य उसके साथ मिला हुआ है मेहरगढ़ से। एक मृत जो आदमी था, कंकाल मिला होगा, उसमें बकरी का भी कंकाल मिला है, दफनाया गया था एक ही साथ। भारत में पूर्व प्रस्तर युग का अधिकांश औजार स्फटिक, मतलब क्वार्जाइट के बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार थे वो स्फटिक, मतलब क्वार्जाइट के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। पलवरम जो है नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ब्रूसफुट जो थे पहले भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो गर्भ से याद रखिएगा कि अब ये कब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे कि क्या थे। तो आपको इसका कैसे याद रहेगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो गर्भ में जो बच्चा रहता है वो पहले लात मारना शुरू करता है, मतलब फुट मारना शुरू करता है। तो फुट को गर्भ से याद रखेंगे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजार खोज किया था। ठीक है, तो जैसे आपने याद, मतलब आपने सुना होगा कहावत की अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो कुल्हाड़ी क्या होता है? औजार ही होता है ना। तो फुट पे, अपने फुट पे कुल्हाड़ी मारना मतलब औजार मारना। तो औजार का खोज किसने किया था? पूरा पाषाणकालीन औजार, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और पलवरम से ये कुल्हाड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है, मतलब हथियार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पल्ला, पलवरम से में पल्ला को ध्यान में रखेंगे। पल्ला जो किवाड़ जो रहता है, ये ऐसे उसमें पल्ला लगा रहता है ऐसे। तो ये पल्ला जो रहता है, पल्ला को बनाने के लिए लकड़ी का जरूरत पड़ता है। तो उसको काटता है किस चीज से? तो कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो कुल्हाड़ी का औजार, मतलब कुल्हाड़ी औजार का जो आपका अवशेष कहां से मिला है? पलवरम से। पल्ला से औजार से काटते हैं, उसको काट करके तब न बनाते हैं उसको। पलवरम से हमें औजार का अवशेष मिला है। आपका पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज की गई थी। कलाकृति भी मिला हुआ था वहां से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. क्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल माइक्रोलिथिक खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो मानव अस्थिपंजर जो है मानव पाषाण, ये मध्य पाषाण काल में मिलता है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अगर धीरा लग रहा हो तो आप 1.25 या 1.50 स्पीड भी कर सकते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष लगभग हुआ था। तो नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व से। हालांकि और सब जगह पे पहले से ही शुरुआत हो चुका था। 10,000 ईसा पूर्व के बाद, मतलब 10,000 ईसा पूर्व
में ही शुरुआत हो चुका था, लेकिन भारत में जो शुरुआत हुआ था नवपाषाण कालीन सभ्यता जो हमें साक्ष्य मिलता है वो 4000 ईसा पूर्व का मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतों का टीला। तो मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर कैसे याद रखेंगे? मोहन किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। तो कृष्ण ही विष्णु का अवतार थे, तो विष्णु सबसे प्राचीन जो भी हमारा मानव का हम हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जो देखते हैं तो विष्णु ही अवतरित हुए हैं। हर एक जैसे वाराह अवतार है उनका, वामन अवतार है तो अवतरित हुए हैं, तो पहले मोहन ही अवतरित हुए होंगे, कृष्ण जिनको मोहन बोला जाता है। तो इससे याद रखेंगे कि सबसे प्राचीनतम नगर जो है मोहनजोदड़ो है। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। तो अब श्वेत भ्रू गिबन आपसे पूछे कि श्वेत भ्रू गिबन जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है वो कहां से उसका अवशेष मिला है या कहां पाया जाता था? तो असम में पाया जाता था। इसको कैसे याद रखेंगे? एक देखिए ऐसा आपको गिबन दिखाई दे जिसका भौं जो है, भ्रू मतलब भौं जो है व्हाइट कलर का रहेगा, तो कितना औसम दिखेगा, वो कितना अच्छा दिखेगा, औसम दिखेगा। औसम से रिलेट करेंगे और श्वेत भ्रू वाला गिबन कितना औसम दिखेगा, तो औसम असम में मिलता था उस समय, या अभी भी मिलता होगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चाल्कोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से था। देखिए तो अभी लिथिक पीरियड खत्म हो गया, अब चाल्कोलिथिक मतलब बीच का पीरियड आया, जब जिसमें हम लोग धातु भी यूज कर रहे होते थे और आपका पाषाण का भी काम मतलब यूज कर रहे होते थे। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का वो है, एक बड़ी बस्ती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अगर पूछता है कि इनाम गांव जो है कौन से काल का है, कौन से युग का है? ताम्रपाषाण का युग का है। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो इनाम जो होता है, अवार्ड जो होता है अभी भी ब्रॉन्ज का दिया जाता है, ब्रॉन्ज का अवार्ड दिया जाता है, ना कि लोहे का। तो इससे याद रखेंगे इनाम गांव ब्रॉन्ज से रिलेटेड है, ब्रॉन्ज काल से, तो ताम्रपाषाण काल से आप इसको याद रखेंगे। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग से रिलेटेड है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो शिवालिक से आपका जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो शिवालिक शिव जो थे वो कपाल वगैरह मतलब हाथ में लेकर के या मतलब अगल बगल में रहता था उनके, या आप देखते होंगे कि शिव के अगल बगल में कपाल होता है, हड्डी पंजर वगैरह रखा रहता है। इससे याद रखिएगा कि शिवालिक से ही जीवाश्म का पहाड़ी मतलब शिवालिक पहाड़ी से ही जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वो वर्ष यहाँ पे है कि वर्ष 1867 से 1868 में पहली बार भारत में सेल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड क्लाइकल ने किया था। तो देखिए सेल चित्र का खोज किसने किया था? क्लाइकल ने। तो देखिए इसको याद रखिएगा, क्लाइकल है, इसको हम लोग याद रखेंगे, इस ऐसे रिलेट करेंगे दिमाग में कि कलाई मतलब हाथ में जो रहता है, जैसे ऐसे ऐसे अगर हाथ है तो इसमें कलाई में हम लोग अभी क्या करते हैं, सेल मतलब वो पत्थर के मन के पहनते हैं ना, जैसे क्वार्जाइट का हम लोग पहनते हैं, जैसे टाइगर आई वगैरह पहनते हैं, तो वो क्या चीज का रहता है? सेल चित्र, सेल का ही बना रहता है। तो सेल चित्र का रिलेट करेंगे हम क्लाइकल से। भीमबेटका गुफा जो रहता है पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए सेल चित्रों और सेल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। अब्दुलगंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो कि विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे में है के अंदर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1957 में विष्णु श्रीधर वर्णकर ने किया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 राष्ट्र महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। अब इसको याद रखेंगे कैसे? देखिए भीम का बेटा से याद रखेंगे, इसको रिलेट करेंगे भीमबेटका को भीम का बेटा। तो भीम का बेटा अगर होगा तो भीम का बेटा के लिए आवास का वो व्यवस्था करेगा। भीम अपने बेटे के लिए आवास का व्यवस्था किया होगा, तो भीमबेटका से आवास का मिला है हमें।
उसके बाद उस कैसे याद रखना है इसको कि ये क्या कहते हैं, राता पानी वाले इलाका में है। तो देखिए भीम बेटका का मतलब भीम जो अपने बेटे के लिए आवास कहाँ पे शुरू किया होगा, कहाँ पे स्टार्ट किया होगा, जहाँ पे रातों दिन पानी मिलता होगा। तो राता पानी से आपको याद रहेगा कि अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि भीम बेटका कौन से वन जीव अभयारण्य के पास में है, तो राता पानी। तो भीम बेटे के लिए ऐसा जगह पे आवास व्यवस्था किया होगा जहां पे रातों दिन पानी रहता होगा, उपलब्धता रहता होगा। और इसका भीम बेटका का खोज किसने किया था, मतलब कहाँ किसने खोजा था, तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वर्णकर ने किया था। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो विष्णु भीम जो थे, भीम नकुल सहदेव अर्जुन वगैरह जो थे, तो भीम के सबसे मतलब उस समय कृष्ण भगवान उनके वो एडवाइजर थे। तो विष्णु ही कृष्ण जो थे विष्णु के अवतार थे। तो विष्णु और भीम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो भीम बेटका विष्णु श्रीधर भी मतलब श्री भी उनको ही बोला जाता है, श्रीधर। तो इससे याद रहेगा कि भीम बेटका का खोज जो है आपका विष्णु ने किया था। बाकी 2003 में इसका भीम बेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। तो मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण कौन से घाटी पे मिलेगा, मतलब किस नदी के किनारे मिलेगा। तो अगर आपको ऑप्शन में दे दे जैसे सोन नदी, बोलन नदी, सिंधु नदी और नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी, तो मनुष्य जो था, मनुष्य नर और मादा दोनों रूप में रहता है, ठीक है। तो मनुष्य का आप रिलेट करेंगे नर और मादा से, तो नर्मदा। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। तो नर्मदा नर और मादा दोनों मनुष्य के ही मतलब दो पार्ट हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो ये कभी पूछ दे कि भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था, तो रिजले ने किया था।